हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम लोग बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। अब ये लास्ट पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट थोड़ा सा छोटा हुआ था किसी रीज़न की वजह से। अब थर्ड पार्ट में हम बाकी के 4 चैप्टर कवर कर लेंगे और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। तो चैप्टर का नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। इसमें हम मौर्य का, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जाना कि मौर्य काल का अंत हो गया, फिर कैसे कैसे हुआ, तो वो सब जाना था। अब हम जानेंगे मौर्य के पतन के बाद कुछ एक वंश आए थे, जैसे शुंग वंश आया था। शुंग वंश की संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र संघ थे। इन्होंने 2 बार वो करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पतंजलि के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, ये उनका सेनापति था, तो उनको हटा करके अपना गद्दी पे बैठे और फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि, और मैंने ये बताया था कि जब मौर्य काल ख़त्म हुआ तो मगध वाले साम्राज्य में छोटे छोटे ऐसे राज्य बनने लगे। जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी पार्ट या नॉर्थ वाला पार्ट, वहाँ पे कुछ बाहर से शासक आए थे जिनका क्रम मैंने बताया था। पहले यवन थे यानी कि इंडो ग्रीक थे, फिर शक थे, फिर पल्लव थे, फिर कुशाल थे, कुशाल वंश था। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे बैक्टीरिया के यूनानी शासक। ये कहाँ के शासक थे? जो इंडो ग्रीक थे वो कहाँ के शासक थे? बैक्टीरिया के थे। इनमें का सबसे प्रसिद्ध जो रहा है, इनको यवन भी कहते हैं, इनका सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहा है वो मिनांडर रहा है। ठीक है, मिनांडर रहा है, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मिलिंद भी बोला जाता था इनको। इनका एक संवाद है, जो बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन और मिलिंद का एक संवाद है, जिस संवाद को मिलिंद पानो बोला जाता है। मिलिंद पन यहाँ लिखा हुआ है, ये बोला जाता है। तो मिलिंद पानो किनके बीच का संवाद है? मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक बौद्ध ग्रंथ है एक तरीके का, जिनमें इनके बीच में, और नागसेन ने ही इनको दीक्षा दी थी। ये बौद्ध धर्म के फिर अनुयायी बन गए थे। अब इसकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी? इंडो ग्रीक की, यवन की, इनकी राजधानी साकल थी, जो कि वर्तमान में सियालकोट है। ठीक है, अब हम जानते हैं शक के बारे में। शक जो थे, इनको यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक, इनको सीथियन भी बोला जाता है, इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, उत्तर भारत के भागों पे इन्होंने शासन किया। ये क्षत्रप कहलाए। क्या कहलाते? क्षत्रप कहलाते। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था। एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रप की थी, मतलब इनकी एक शाखा कई शाखाओं में विभाजित थे, जिसमें उज्जैन वाले थे। अब यहाँ पे जो अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। ये जो शक है ना, इन्हीं से विजय के उपलक्ष्य में वो एक विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत शकों के विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। अब यहाँ पे मैं बता रही थी कि सबसे फेमस कौन सा राजा था शकों में, तो रुद्रदामन था। रुद्रदामन का पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, या गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, वो रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ही सुदर्शन झील का सुदर्शन झील सबसे पहले किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई। उसके बाद उसको पुनर्निर्माण, मतलब उसमें अगर टूट फूट गई तो उसको फिर से सही करवाया रुद्रदामन ने। फिर कुछ साल के बाद फिर टूट फूट गई तो स्कंदगुप्त ने उसको सही करवाया। कुषाण की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली जो इनमें रहा वो कुषाण वंश ही रहा। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा है। तो कौन से कबीले की है? यूची कबीला की एक शाखा है। ये इनका जो संस्थापक था पहला, इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिस था। ठीक है, कुजुल कडफिस था। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। और फिर इनका सबसे महान, कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो रहा, कनिष्क रहा। कनिष्क के टाइम पे ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, वसुमित्र थे। तो कुशाल वंश के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध और बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। मतलब काफ़ी इन्होंने साम्राज्य को फैलाया था। रहते कुशाल वंश की, तो कुशाल में कनिष्क के शासन के टाइम में राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जिसको पिशावर बोला जाता था। और दूसरी भी राजधानी रही है, वो यहाँ लिखी नहीं हुई है, लेकिन मेरठ भी इन्होंने राजधानी बनाया था बाद में। ठीक है, इनके टाइम में एक प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, उनको ये पेशावर लेकर के गए थे। लेकिन इनकी यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जो अश्वघोष थे ना, इन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी। तो बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण बोला जाता है। ये अश्वघोष वाला पॉइंट है। दूसरा जो वसुमित्र की बात मैंने बताई थी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसकी स्थापना, जो आखिरी चौथी बौद्ध संगति थी उनके अध्यक्ष रहे थे। वसुमित्र ने महाविभास सूत्र लिखा था, जिसे बौद्ध धर्म की विश्वकोश भी बोला जाता है, डिक्शनरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन
की बात अभी हमने की थी कि वो मिलिंद पानो में, उसके अलावा नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोला जाता था, क्योंकि और उसके साथ में इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, जनरली पूछे जाते हैं। अच्छा, जितना भी ये जो रेशम का व्यापार होता था, ये चीन के साथ, रोम के साथ ये होता था, इन पे इनका पूरा आधिपत्य था, नियंत्रण उन्होंने कर रखा था। तो ये मौर्य के बाद पहला ऐसा साम्राज्य था जो सबसे विशाल रहा है। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि कैसे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। तो अच्छा, अब इस टाइम में बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, तो उसके बारे में यहाँ से बात करते हैं कि जो यवन थे उन्होंने सिक्कों पे बौद्ध चिन्ह करवाए थे। कुषाण ने बौद्ध विहार के लिए बहुत दान दिया, तो मतलब बुद्ध धर्म के प्रचार विचार में कोई कमी नहीं रह गई थी। यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध धर्म क्या होता है कि जो चौथी संगति होती है उसमें 2 शाखाओं में टूट जाता है। हम बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो चौथी संगति होती है कनिष्क के टाइम पे, वो 2 शाखाओं में टूट जाता है। 2 शाखाओं में कौन कौन सी शाखा थी? एक थी हीनयान, एक थी महायान। हीनयान और महायान दोनों में अंतर ये था, हीनयान तो मेन जो बुद्ध के विचारों को मानती थी, लेकिन महायान जो थी, महायान में उनको भगवान का श्रेणी दे दिया गया था, उनकी मूर्ति पूजा वगैरह स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पे यही बताया गया, महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा गया था महायान में, और जबकि हीनयान में जैसे उनकी मूल शिक्षाओं पे विश्वास किया जाता था, उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दिया जाता था, उनको भगवान की श्रेणी में वैसे नहीं रखा गया था। ठीक है, तो कौन से टाइम में? ये कनिष्क के टाइम में ही ये बंटवारा हुआ था 2 भागों में। अब हम कला स्थापत्य की बात करते हैं, तो मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य, इन सब का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे आते हैं हम सीधे। पश्चिम भारत में कार्ले की गुफा, तो कार्ले की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता की भी महाराष्ट्र में है, एलोरा की भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा का संबंध गुप्त काल से है। गुप्त काल में कौन सी शाखा से संबंधित है? बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित है। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और भरहुत और सांची के स्तूप कहाँ पे हैं? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और तोरण क्या होता है? तोरण जो मेन गेट होता है ना, उसको बोलते हैं, मंदिर का जो मेन गेट होता है उसको तोरण कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ शैलियों की बात की, कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला, दोनों ही कलाएं उनसे धर्म से थोड़ी सी प्रभावित रहती थी। अब यहाँ पे कुछ शैलियों की बात की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली में सुंदर मूर्ति और स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था। शुंग शैली की बात करते हैं तो शुंग कला में स्तूप के जो स्तूप होता था उसके चारों ओर 4 दीवारी होती थी, मतलब ऊंची ऊंची दीवारी बनाई जाती थी, और 4 तोरण द्वार होते थे, तो 4 मेन द्वार होते थे, जिसको तक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग, अप्सरा की मूर्ति सजाया जाता था। अब जातक कथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इनसे सजाया जाता था, इसके एग्जाम्पल कौन सा है? तो शुंग शैली के एग्जाम्पल में भरहुत और सांची के स्तूप आ जाते हैं। गंधार शैली को हम इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से, मतलब जो यवन थे उनके प्रभाव से ये गांधार शैली का विकास हुआ था। इनमें जो मूर्तियाँ होती थी वो बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित थी। में अनेक मूर्तियाँ लाहौर और पेशावर के संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, इंडो ग्रीक शैली बोलते थे। मथुरा शैली, क्योंकि मैंने बताया भी था कि कनिष्क के टाइम में जो दूसरी राजधानी थी मथुरा थी, तो मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता सोच भारतीय है, मतलब भारतीय सोच रही थी। इसमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है, भारतीय कला का लक्षण दिखता है। और ये जो मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू और जैन मूर्तियों का भी का निर्माण किया गया था। ठीक है, मथुरा से कनिष्क जो वो राजा थे उनकी एक सिर रहित मूर्ति भी मिली है। ठीक है, यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है, और ये मतलब सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। इनको बनाने के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। अब ये लास्ट है अमरावती शैली जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो अमरावती शैली की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे संगमरमर की पट्टिकाएं होती हैं जिन पे दृश्य दिखाया जाता है। संगमरमर की पट्टिका टाइप में होती है जिसपे दृश्य दिखाए जाते हैं, और पशुओं, पुष्पों और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य होते हैं। यहाँ विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, मतलब पूरी तरीके से इंडियन है। तो बुद्ध धर्म का जो प्रचार है वो हमने जाना था कि अशोक ने भी करवाया। तो वैसे कौन कौन से देशों में, जैसे कि कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ, और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के चलते और हो गया। थेरवाद जो शाखा है, बौद्ध धर्म की एक थेरवाद शाखा है, वो कहाँ पे है? तो वर्मा, जो अभी आधुनिक म्यांमार है वहाँ पे है, वहाँ पे उसका विकास हुआ था थेरवाद शाखा का। ठीक है, कुषाण शासकों के समय में जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया, मतलब कुषाण शासकों ने भी किया,
गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। तो उस टाइम जो गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति थी वो अफगानिस्तान के वामयान में पहाड़ को काट के बनाई गई थी। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं यहाँ से। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। और कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी, इसको पुरुषपुर बोला जाता था। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित खंगु था। अब यहाँ से सुदर्शन जी की मरम्मत किसने करवाई थी? तो हमने पढ़ाई, रुद्रदामन ने करवाई थी। यहाँ से मैच द फॉलोइंग करते हैं। महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिनांडर कौन था? तो इंडो ग्रीक था। रुद्रदामन शक था। स्तूप साची है। और मिलिंद बौद्ध ग्रंथ है। सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12, नए साम्राज्य और राज्य। इसमें गुप्त वंश और उसके अलावा जो हर्षवर्धन का काल है उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो साउथ के वंश हैं जैसे पल्लव, चालुक, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अब बात गुप्त वंश कब आया था? 3री शताब्दी में आया था। ईसा पूर्व नहीं, शताब्दी मतलब थर्ड सेंचुरी एडी में आया था। ठीक है, तो 300 एडी के करीब इसकी स्थापना हुई है। इस वंश की नींव रखी गई है। सबसे पहले किसने रखी? देखो, स्वतंत्र जो मेन स्थापना अगर पूछी जाए, मेन जो शासक रहे थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। लेकिन इनसे पहले भी श्रीगुप्त और घटोत्कच रहे थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे, ये किसी के अधीनस्थ शासक थे। ठीक है, तो मेन जो स्वतंत्र शासक रहे हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम रहे हैं। तो ये इन्होंने स्थापना की पूरी तरीके से। उसके बाद चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके संबंधों को, साम्राज्य को बढ़ाया था। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अभी समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितना रहा है? 335 से 375 ईस्वी तक रहा है, एडी तक रहा है। कहीं कहीं 380 भी लिखा हुआ मिलता है। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितना रहा है? 335 से 380 एडी तक रहा है। समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। इनके काल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में जो हरिसेन थे, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि उनको प्रयाग जो इलाहाबाद है वो काफ़ी पसंद था, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, राजकवि थे। ठीक है, इनके बारे में एरर अभिलेख से भी मिलता है। अब एरर अभिलेख के बारे में मैं बता देती हूँ। एरर अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा था, भानुगुप्त द्वारा है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में? समुद्रगुप्त को दानी बताया गया था। ठीक है, ये बहुत दान वान करते थे। और यहाँ देखिए, इनके सिक्के पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मतलब वो चिन्ह बनाया गया था, मूर्ति बनाई गई थी। इनके सिक्कों पे ये चिन्ह था। तो वीणा बजाते हुए किसकी मोहरें थी या किसके सिक्के थे? तो समुद्रगुप्त के सिक्के थे। ये चाहे तो आप एक बार रफली देख सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में रहा था। यहाँ से चंद्रगुप्त से कि 300 एडी से स्टार्ट हुआ है, 300 से 335, 335 से 380 भी लिखा हुआ कहीं समुद्रगुप्त का मिलता है। फिर रामगुप्त आए थे, तो इनका एकदम बेकार सा रहा था टाइम, ये योग्य नहीं थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, फिर कुमारगुप्त आएंगे, फिर स्कंदगुप्त आएंगे। और स्कंदगुप्त के बाद भी एक शासक आए थे, लेकिन वो उतना नहीं रहा था उनका। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, अब ये चीज़ें आपको जनरली नहीं मिलती हैं जो वनडे एग्जाम वाली बुक होती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। समुद्रगुप्त ने इन्होंने इतना साम्राज्य फैलाया था कि आर्यवत के शासकों को पराजित कर लिया था। आर्यवत के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। ठीक है, तो 9 को इनको पराजित किया है। साउथ के 12 शासकों को पराजित किया था और उनको अपने समकालीन कर लिया था और फिर स्वतंत्र कर दिया था। ऑब्वियसली ये ऐसे करते थे कि उसको छोड़ देते थे और फिर कहते थे तुम हमें केवल कर दो, उपहार दो और फिर अपना साम्राज्य तुम आसानी से चलाओ। तो उनको समकालीन किया था। वन क्षेत्र के जो राजा थे आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते थे, तो इनको भी अपने अंडर में कर लिया था, उनको जीत लिया था। अधीनता, उन्होंने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनके क्षेत्र का विस्तार, जो आटविक प्रदेश के राजा थे, इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। ठीक है, और अब आते हैं सीमावर्ती जो आसपास की, मान लीजिए ये पूरा उनका प्रदेश है, उसके आसपास के जितने भी राज्य थे वहाँ पे उनको जीत करके केवल कहते थे आप उपहार दो। तो इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप को असम का पुराना नाम है, बंगाल के कुछ भाग, नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, और ये सारी जगहों पे कई गढ़संघ शामिल थे। तो इनसे ये उपहार लिया करते थे। बाहरी देश क्षेत्रों के शासक जो शायद शक या कुषाण के वंशज रहे होंगे, सिंघल प्रदेश के शासक थे, इनको भी इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए समुद्रगुप्त का कितना भयानक रहा है। तो आपको मेन तो वो याद रखना, आर्यवर्त के शासक कितने थे? तो 9 थे और 12 कौन थे? दक्षिण के शासक थे। ठीक है,
तो ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटा करके ये फिर बने थे। रामगुप्त बस कुछ ही महीनों के लिए बने थे और ये शक जो आक्रमणकारी हैं उनसे अपनी रक्षा करने में ये सक्षम रहे थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की एक स्टोरी है कि यहाँ बताया गया है कि जब शकों का आक्रमण हो रहा था तो उस टाइम वो जो रामगुप्त बैठे हुए थे वो इतने संकट में पड़ गए कि वो अपनी वाइफ को देने को तैयार हो गए थे। अब वाइफ जो थी उनका नाम ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी से क्वेश्चन एक बार शायद पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था। तो ये पहले रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन रामगुप्त क्या थे, उनको बचाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त एंट्री लेते हैं हीरो बन करके और फिर क्या करते हैं, फिर जो शकाधिपति हैं उनको मार देते हैं। उसके बाद रामगुप्त को भी मार देते हैं कि वो इतना कायर था कि अपनी वाइफ को देने को तैयार हो गया था। इसी वजह से फिर फाइनली ये गद्दी पे बैठते हैं। अब दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। तो दिल्ली के मेहरौली जो लौह स्तंभ में चंद्र का उल्लेख है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, इनका जो यहाँ पे ये इनका जो पूरा विस्तार था वो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक था। ठीक है, और इन्होंने भी मतलब फैलाने की पूरी कोशिश की थी, समृद्धि का सूचक था। इनके टाइम में फाहियान भी आया था, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ है। इनके टाइम में एक चीनी यात्री आया था, फाहियान आया हुआ था, जिनके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। और हाँ, बंदरगाह खंबात और सोपरा के बंदरगाह किस टाइम पे थे, गुप्त वंश में थे। ठीक है, तो इस विजय के फलस्वरूप खंबात और सोपरा के बंदरगाह गुप्त के नियंत्रण में आ गए थे, गुप्त शासक। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी उनका नाम प्रभावती गुप्त था। उनकी शादी दक्षिण के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती गुप्त था। वाकाटक नरेश से इनकी शादी हुई थी। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रुद्र सिम्हा है, शक के वो थे, शक शासक थे। रुद्र सिम्हा तृतीय ने इसने 395 में पराजित किया था। तो शक शासक को भी पराजित किया, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और उसके बाद अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो इतना डिटेल ना भी याद रखेंगे तभी भी चलेगा। अब आता है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी। और इनके टाइम में, क्योंकि गुप्त वंश के टाइम में ना बहुत वो स्वर्ण काल बोला जाता है, साहित्य की दृष्टि से, मतलब इन सब की दृष्टि से बहुत स्वर्ण काल बोला जाता है। तो इनके टाइम में चीनी यात्री फाहियान आया था, जो चीन से था। फाहियान इनके टाइम में आया था। सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में ढाले गए थे। एक और बात बता देती हूँ कि जब इन्होंने शक को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इन्होंने चांदी के सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बारे में केवल एक पॉइंट याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था और इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। नालंदा की स्थापना किसने करवाई है, कुमारगुप्त ने करवाई है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, ये पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना नहीं कर पा रहा था और स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना था, ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इनके लिए ये हूणों के जो आक्रमण को रोकने में सक्षम हो पाए थे। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत से जो हूणों का आक्रमण हो रहा था, तो इसने हूणों को पराजित करके सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके स्कंदगुप्त के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आ पाया जो हूणों के आक्रमण से खुद को बचा पाए। इसी तरह गुप्त वंश का जाता है। अब हूणों की बात करते हैं, तो हूणों का साम्राज्य कहाँ था, पर्शिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। ठीक है, राजधानी क्या थी, हूणों की राजधानी बामियान थी। ये जो थे ना, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, जो शंकर जी की पूजा करते हैं, शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रथम हूण शासक जिसने भारत की ओर रुख किया था वह तोरमान था। तो प्रथम हूण शासक कौन था, तोरमान था। इनकी राजधानी क्या थी, अफगानिस्तान में बामियान थी। साम्राज्य पर्शिया से खोतान तक फैला हुआ था। ठीक है, चीनी यात्री कहते हैं कि इसका जो पुत्र था, तोरमान का जो पुत्र था, मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। तो ओवरऑल मैंने बताया, क्योंकि ये शैव धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म के प्रति घृणा रखते थे और बौद्ध विहार को नष्ट करने में बहुत भिक्षुओं की हत्या की और उनको विहार को नष्ट किया है। अब गुप्त प्रशासन कैसा था, गुप्त प्रशासन की बात करते हैं, मतलब कैसे वहाँ पे कितना कर उपज ली जाती थी, कौन आय का स्रोत था। तो मंत्री या अमात्य अधिकारी होते थे।
प्रजा को शासन का प्रधान जो होता था वो राजा ही होता था, तो सब जगह ही रहेगा, राजा ही प्रधान रहता था। राज्य की समस्त भूमि राजा की मानी जाती थी। उपज का 1/3 भाग पर अधिकार होता था, लगान के रूप में लिया जाता था। अच्छा, यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक में आपको 1/4 एंड 1/6 मिलेगा, जैसे कि मौर्य काल में मिलता है। तो अगर वो मिलता है या ये मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त ने कई पराजित जो राजा हैं उनको क्षेत्र लौटा दिया था, केवल कर लेता था। तो कर लेने के लिए जो स्वामी रखा था, शासक रखा था, उसको सामंत कहते थे, जो कर लेने जाता था आसपास के जो राज्य थे वहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मौर्य वंश था वो केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज उनका शासन था, जबकि इनका विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत का मतलब डिसेंट्रलाइज था, यही कारण रहा था इनके पतन का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़ी इकाई कौन थी। तो सबसे बड़ी इकाई को देश बोला जाता था। देश, देश के नीचे भुक्ति आएगा, लिखा हुआ है ना, हाँ भुक्ति। भुक्ति के बाद विषय आता है, विषय, और सबसे छोटी इकाई जो आती है वो ग्राम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाई देते हैं, देश है, भुक्ति है, फिर विषय आता है, विषय, और उसके नीचे सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। तो देश के जो अधिकारी होते थे या जो शासक होता था उसको गोम्पा बोला जाता था। यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ कि देश के जो हेड होते थे उनको गोम्पा बोला जाता था। भुक्ति के हेड को उपरिक कहते थे, पदाधिकारी को उपरिक कहते थे, विषय के पदाधिकारी को विषयपति बोलते थे, और ग्राम के ग्रामरिक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो कुमार आमत्य है वो प्रदेश का गवर्नर होता था। आमत्य लग गया ना तो प्रदेश का गवर्नर हो गया। संविधिग्रहिक ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होता था। व्यापारियों के काफिले का जो नेता था वो प्रथम कुलिक था। मुख्य शिल्पकार प्रथम कायस्थ। अब ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे, और नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। जो ग्रामिक था ना, गांव का प्रधान, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। तो ग्रामिक का चुनाव कौन करता था? ग्राम समिति के लोग करते थे। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ यहाँ पे गुप्त वंश के पतन के बाद पतन से हर्ष के उत्थान तक, मतलब जो हर्षवर्धन था उसके उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। मगध के गुप्त, ये गुप्त वंश से संबंध नहीं था इनका, मतलब ये मगध के गुप्त अलग थे। कन्नौज के मोखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हम जानेंगे, वल्लभी के मैत्रक। अब हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है। पुष्यभूति वंश जो था उसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसका पहला शासक जो स्वतंत्र शासक रहा है वो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, इनके 2 पुत्र होते हैं, एक तो राज्यवर्धन था, ठीक है, एक राज्यवर्धन था और एक हर्षवर्धन था। तो कहानी ये होती है कि इनकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री की शादी होती है गृहवर्मा से। ठीक है, कहानी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा बिहार से इसका संबंध है। राजश्री की शादी गृहवर्मा से होती है। कन्नौज के जो मोखरी के राजा थे गृहवर्मा, उनसे होती है। गृहवर्मा को मालवा के शासक देवगुप्त हरा देते हैं। ठीक है, और उनकी मदद करते हैं शशांक। ये जो शशांक का नाम लिखा है ना, ये शशांक मदद करते हैं। अब शशांक, जब ये राजवर्धन को पता चलता है, हर्षवर्धन के बड़े भाई को जब पता चलता है तो ये जाते हैं छुड़ाने के लिए। इसी बीच में राजवर्धन की मौत हो जाती है। अब राजवर्धन मर गए तो अब कौन बैठेगा गद्दी पे? हर्षवर्धन बैठेगा। तो 606 ईस्वी में, 606 AD में ये गद्दी पे बैठते हैं और मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठते हैं। शशांक की जो मैं बात कर रही थी, बंगाल के शासक थे। इन्होंने, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव धर्म को मानते थे। तो इन्होंने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वही बोधि वृक्ष जहाँ पे बोध गया में, जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। ठीक, सो इनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था? इनका साम्राज्य कामरूप और कश्मीर के शासक भी इनके अधीन थे। तो कामरूप का नाम ऐसे, क्योंकि पूछा जाता है कि कामरूप किसके अधीन था या नहीं था, ये स्पेशली ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो असम जो था वो इसके अधीन था, समुद्रगुप्त के अधीन भी था। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये हर्ष जब अपना विस्तार कर रहा था, तो जब नर्मदा दक्षिण की ओर बढ़ने लगे तो चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया था। तो ये दक्षिण की तरफ ये अपना विस्तार नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम में राजकवि थे बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? हर्षचरित और कादम्बरी भी। ठीक है, कादम्बरी की भी रचना की है। ठीक है, उसके अधुवन, वासखेड़ा, संजान, ताम्रपत्र लेख, हेंगसांग की यात्रा वृत्तांत आदि मिलता है। तो हेंगसांग किनके टाइम पे आया था भारत? हेंगसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के टाइम पे ही भारत आया था। ठीक है,
अब हम जानेंगे कि कन्नौज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए मेन जो बौद्ध संगतियाँ रही हैं वो 4 रही हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 देखने को मिलता है, जो कि 5वीं वाली को माना नहीं जाता। लेकिन अगर आ जाता है कि 5वीं बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी, तो हर्षवर्धन के टाइम में हुई थी। कब हुई थी? 643 AD में हुई थी। ठीक है, 643 AD में हुई थी। यहाँ पे मुख्य जो अतिथि था वो हेंगसांग था। हेंगसांग के बारे में भी हम जानेंगे। इसको वर्तमान शाक्यमुनि कहते थे या नीतियों का राजा कहा जाता था, कई इसके नाम पड़े थे। ये ना नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था, फिर यहाँ पे पढ़ाने भी लगा था। तो हेंगसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो कि मैंने कहीं तो प्रीवियस ईयर में देखा था कि हेंगसांग चीनी यात्री था, तो हमको पता है हर्षवर्धन के टाइम में आया था। अब उन्होंने हर्षवर्धन ऑप्शन में दिया ही नहीं, उन्होंने पुलकेशिन दिया था, पुलकेशिन। तो ऑब्वियसली हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय समकालीन थे ना, क्योंकि एक दूसरे को पुलकेशिन द्वितीय ने हेंगसांग को हरा क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसीलिए हेंगसांग जब हर्ष के समकालीन है तो पुलकेशिन द्वितीय के भी समकालीन रहेगा ना। तो ये बौद्ध धर्म का महान उपासक था और कौन सी शाखा को मानता था? तो महायान शाखा को मानता। हम यहाँ पे दक्षिण जानेंगे वतापी के चालुक्य और कांची के पल्लव के बारे में। तो वतापी के चालुक्य में जो प्रथम प्रतापी शासक रहा था वो तो वतापी के चालुक्य में इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक राजा पुलकेशिन प्रथम रहा था। पुलकेशिन प्रथम, इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना जय सिंह ने की थी। ठीक है, जय सिंह ने की थी। फिर प्रथम तो ये रहा, मतलब अच्छा जो शक्तिशाली शासक पुलकेशिन प्रथम रहा था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय बहुत महान शासक रहा था। ये 611 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था और इन बैठने के साथ बहुत सारी आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसने दक्षिण के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने अधीन कर लिया था, जैसे कि कदम, गंग, कोंकण, इनको अधीन कर लिया था। इसके बाद इसने क्या किया था? पुरी, मालवा, गुजरात के राजा को भी पराजित कर दिया था। सबसे बड़ी इनकी जो पराजय, इसने जो जीत की थी, विजय प्राप्त की थी, वो हर्षवर्धन को हरा के की थी। तो हर्षवर्धन वाला हमने बताया भी, हर्षवर्धन को हरा करके इसने परमेश्वर की उपाधि लिखी थी। यहाँ पे उत्तरापद स्वामी लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देती हूँ, परमेश्वर की भी उपाधि प्राप्त की थी। उसके अलावा दक्षिणा पथेश्वर भी कहते हैं, उपाधि धारण की थी। यहाँ पे उत्तरा की जगह पे दक्षिणा कर लीजिएगा, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की, क्योंकि दक्षिण की तरफ थे ना ये लोग। पुलकेशिन, अच्छा वतापी के चालुक्य बोले गए ना, तो वतापी कहाँ पड़ता है? वतापी वर्तमान में बीजापुर साइड में पड़ता है, बीजापुर के निकट पड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय ने अब कांचीपुरम, कांची के जो पल्लव थे जिनको अभी पढ़ेंगे, उनको जीतना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? नरसिंह वर्मन ने इसको हरा डाला। नरसिंह वर्मन कौन थे? वो पल्लव थे। नरसिंह वर्मन कौन था? पल्लव था। पल्लव ने इसको हरा डाला। तो जब इनको हरा डाला तो क्या उपाधि लेंगे? वतापी कोंड की उपाधि लेंगे, क्योंकि इन्होंने वतापी के राजा को हराया था। इसीलिए नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? वतापी कोंड की उपाधि धारण की। और इन्हीं से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। वतापी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पड़ता था उस टाइम। ठीक है, अब परमेश्वर, ये पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिलती है? उस अभिलेख का क्या नाम है? एहोल अभिलेख। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसकी रचना किसने की है? इसको किसने लिखा था? तो इसको रवि कीर्ति ने लिखा था। इसी में हर्ष पर जो विजय प्राप्त की थी हर्षवर्धन पे, उसका वर्णन मिलता है। तो आप पल्लव के बारे में जानेंगे। तो पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव जो शासक थे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांची ये 9वीं शताब्दी तक कायम रहा था, मतलब ये शुरुआत होती 6ठी शताब्दी से कम 300 साल ये रहा है। इनका जो संघर्ष है वो चालुक्यों के साथ, चोल के साथ, पांडवों के साथ चला है। ये अब फिर नए चोल बनेंगे, जो वाले पहले हमने पढ़ा था वो संगम काल वाले, ये नहीं है, फिर बाद में फिर स्थापित होते हैं। ठीक है, तो पल्लव का जो प्रथम शासक था, ये प्रथम जो मेन जिन्होंने स्थापना की उनका नाम सिंह विष्णु था। ठीक है, सिंह विष्णु था। अब जो शक्तिशाली शासक रहा था वो महेंद्र वर्मन प्रथम रहा था, 600 से 630 AD के करीब था। इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। अब कहानी ऐसे समझिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को भी हराया था, लेकिन महेंद्र वर्मन का बेटा था, ठीक है, नरसिंह वर्मन। अब ये इसने जो है अपने पिता की पराजय का बदला लिया था और फिर पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये रथ मंदिर दिखाया गया। रथ मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया था।
तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि द्रविड़ शैली के संस्थापक किसको बोला जाता है। तो द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ होती हैं, इनमें पल्लवों को इसका संस्थापक बोला जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वास्तुकला के जिन्होंने जितने भी मंदिर वगैरह बनवाए थे वो कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों की वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया, मतलब जो काष्ठ और कंदरा कला है उनसे एकदम अलग कर दिया था। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ था। 4 शैलियाँ का विकास हुआ था। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हुए हैं। तो महाबलीपुरम में रथ शैली के मंदिर बने हैं। ये एकाश्म मंदिर है। ठीक है, एकाश्म मंदिर है और इनका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही कराया था, जिनकी मैंने बात की थी पहले, उन्होंने ही कराया था। ठीक है, देखने में रथ की तरह लगते हैं। और कांची के कैलाश मंदिर, ये कैलाशनाथ मंदिर जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। तो यहाँ पे होता है ये टॉपिक खत्म। काष्ठ कला और द्रव्य शैली के बारे में जानते हैं। तो काष्ठ कला में ऐसा होता था कि लकड़ी का यूज़ किया जाता था, तो इनमें द्रविड़ शैली में लकड़ी का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे द्रविड़ शैली में क्या होता था, ये मंदिर आयताकार होते थे और जो गर्भगृह है जहाँ भगवान रखे जाते हैं उनके ऊपर जो शिखर होता था वो खंडों में विभाजित होता था। खंड का मतलब जैसे जो साउथ के अगर मंदिर देखें ऐसे ऐसे करके, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा और ऊपर ऐसे गुम्बद टाइप में होता था। स्तंभ युक्त मंडप होते थे, गलियारा होता था, गोपुरम प्रवेश द्वार को बोला जाता था। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता रही है द्रविड़ शैली की। पल्लवों ने संस्कृत और तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया था। महेंद्र वर्मन जो पल्लव का शासक था स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय में वैष्णव संत, भगवान विष्णु की आस्था रखने वाले शैव संत और को भी सम्मान दिया था। मतलब जो पल्लव थे, पल्लव ने वैष्णव संत और शैव संतों को भी सम्मान दिया था। आगे चल करके दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया था। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पल्लवों की जगह किसने ले ली? चोल ने ले ली, और जबकि चालुक्यों की जगह किसने ले ली? राष्ट्रकूट ने ले ली। तो इस तरीके से इन दोनों को विस्थापित कर दिया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन की जानकारी ये जो दक्षिण भारत के राज्य रहे थे वहाँ से सबसे पहले मिलती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन होते थे, उर सभा और नगरम। ठीक है, उर के सदस्य समानतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इन्हें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। उर जो थे, उर प्रभावशाली थे, इन्हें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें नगरम की, तो नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामी या व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो अब हम नालंदा महाविहार के बारे में जानते हैं। नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, ये जब बहुत सारा अज्ञान फैल रहा था, उसी बीच ज्ञान पर, धर्म और कर्म पर अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उस टाइम नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी। तो नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नालंदा जो महाविहार है ये महायान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। दक्षिण बिहार के राजगृह के निकट स्थित है। इसका अवशेष बास के कुछ बड़गांव या बेगमपुर आदि गांवों तक दूर दूर बिखरे हुए हैं। ठीक, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो चीनी यात्री आए थे, ह्वेंसांग, इत्सिंग, इनके जो वो विवरण है उनसे जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे इसकी आय का स्रोत बताया गया था कि कैसे चलता था। इसको अनुदान में, ग्रांट में कुछ 200 गाँव मिले थे, तो उससे ये इनका खर्चा पानी चलता था। साथ में इनको संरक्षण प्राप्त था, गुप्त वंश का, ऐसे कई सारे वंश का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, यहाँ पे अध्ययन के लिए प्रवेश पाना कठिन था, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे फिर एंट्री दी जाती थी। यहाँ का जब ह्वेंसांग शिक्षा ग्रहण करने आया था तो यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्वेंसांग जब यहाँ आए थे तो उस समय इसके अध्यक्ष सीलभद्र थे। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय में सुबह से शाम शिक्षा दी जाती थी, शैक्षणिक कार्य चलता था। और ये जो शिक्षा थी ये ब्राह्मण, बौद्ध, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक, व्यवहारिक, विज्ञान, कला से संबंधित होती थी। यहाँ पे बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी? तो महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि दी जाती थी। ठीक है, इनमें यूनिवर्सिटी भी थी। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने ईवीएस में बताया भी है कि जिसकी इमारत बहुमंजिली थी और इनको संरक्षण प्राप्त था गुप्त वंश का, हर्षवर्धन का, पाल वंशों का। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी में जब इनको संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ तो उस टाइम पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। तो नालंदा को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। हर्षवर्धन किस वंश का था? तो पुष्यभूति वंश का था।
अब मेहरौली में जो विक्रम, हाँ ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। मेहरौली में जो चंद मिलता है, दिल्ली में मेहरौली लॉ स्तंभ है, वहाँ पे चंद लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था, तो उनसे सवाल पूछ करके, जांच परीक्षा करके मिलता था। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा है। इसमें हर्ष की हार का वर्णन है और पुलकेशिन द्वितीय की जीत का वर्णन। सो 13 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रचनाकार है या जो वास्तुकला है या मूर्तिकला है, इनके बारे में हम जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते ही बनते हैं। संस्कृति और विज्ञान चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे जो मेनली बात की गई है, 4वीं से 7वीं शताब्दी की बात की है, लगभग 300 से लेकर के 700 AD तक बात की गई है, ठीक है। ये जो काल है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से। सबसे पहले यहाँ बताया गया पुराण, महाकाव्य काल 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्यों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। तो इनका जो अंतिम रूप से संकलन किया गया, इसी काल में किया गया, इसीलिए इस काल को महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। महाकाव्य कहा जाता है। यहाँ पुराणों की रचना इसी काल में हुई है, जितनी भी बात की जाएगी वो इसी काल के लिए की जाएगी, 400 सदी से लेकर के 7वीं सदी के बीच के काल की, ठीक है। यहाँ पे पुराणों की रचना की गई। उसके अलावा जो रामायण और महाभारत है, इसकी रचना कई सौ वर्षों में हुई है, लेकिन अंतिम रूप से जो संकलन किया गया है, उसको संकलित किया गया है, वो इसी काल में किया गया, ठीक है। कुमार संभवन में शिव और पार्वती के प्रेम की वर्णन किया गया। कुमार संभवन किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बनता है, हरिसेन ने किसकी रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, किसके काल में थे, तो समुद्रगुप्त के टाइम में थे ये, ठीक है। अब कालिदास की बात करते हैं, तो कालिदास महान रचनाकार रहे। इन्होंने कविता और नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकें लिखी हैं। इनके कुछ नाटक हैं, जैसे ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये कुछ नाटक हैं। ये किस में लिखते थे, ये मोस्टली जो संस्कृत में नाटक रहते थे, जो उच्च सामाजिक पात्र होते थे वो संस्कृत में बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक पात्र जो होते थे वो प्राकृत या स्थानीय भाषा में बोलते थे। उसके अलावा कालिदास की जो दूसरी रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये साहित्य और नाट्य की दृष्टि से बहुत ही मतलब लाजवाब है। उसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम, इसमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल कालिदास की कितनी रचनाएं हो गई, 6 हो गई। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। अब यहाँ पे शूद्रक ने किसकी रचना की है, तो मृच्छकटिकम की रचना की है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। इनके पात्र कौन से थे, कभी कभी पात्र दे करके भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी रचना से संबंधित है। तो इनमें एक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त है, और नायिका बसंत सेना नाम की नायिका है, जो कि गायिका थी, वैश्या थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। और इसके अलावा विशाखा दत्त ने 2 नाटक लिखे थे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम में, जो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी बताई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की शादी की कहानी बताई थी, उसका वर्णन है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हर्षवर्धन की बात की गई, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्षवर्धन ने खुद नाटक लिखे हुए हैं, संस्कृत में नाटक लिखे थे। कौन सा नाटक लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। नागालैंड, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसके नाटक हैं, हर्षवर्धन के हैं। किसमें लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह थे, जिन्होंने अमर कोश लिखी, जिसे संस्कृत शब्दकोश बोला जाता है, संस्कृत डिक्शनरी बोला जाता है। और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। और इसके बाद यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में संगम साहित्य की, जो संगम साहित्य मैंने शायद फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में ही संगम साहित्य के बारे में बताया था, तो उनमें तमिल भाषा में रचना की जाती थी। इलंगो ने किसकी रचना की है, सिलप्पाधिकारम की रचना की है, ठीक है। इलंगो ने सिलप्पाधिकारम की रचना की। सिलप्पाधिकारम में कोवलम नाम के व्यापारी का उल्लेख है, जिनकी पत्नी वो अपनी पत्नी कनगी को छोड़ देते हैं और माधवी नाम की वैश्या से प्रेम करने लगते हैं। और फिर राज जौहरी के द्वारा उनके ऊपर चोरी का आरोप लगता है, तो उनकी पत्नी कनगी मधुरी शहर का नाश कर डालती है। तो ऐसी कहानी किसमें है, सिलप्पाधिकारम में है, जो कि किसने लिखी है, इलंगो ने लिखी है। मणिमेखलाई किसने लिखी है, तो मणिमेखलाई सत्यनार ने लिखी है। ये भी तमिल भाषा में लिखी गई है। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी का वर्णन है। तो कोवलम का वर्णन सिलप्पाधिकारम में है, जबकि इनकी बेटी का वर्णन इसमें मणिमेखलाई में है, ठीक है।
पंचतंत्र किसकी कहानी है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कहानी है। और अब हम आते हैं वास्तुकला पे। तो वास्तुकला में इस काल में बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म और जो मठ आज विद्यमान है, इनकी प्रक्रिया, मंदिरों का निर्माण इसी काल में शुरू हुआ है। ठीक है। अब मंदिरों का निर्माण जो पहले होता था वो बिना शिखर वाले मंदिर होते थे, फिर बाद में शिखर बनने लगा। इनकी शुरुआत गर्भगृह से होती थी। गर्भगृह जहाँ मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और उनको पहुँचने के लिए एक दलान होता था, एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन का द्वार द्रोणी में निकलता था। ठीक है। सभा भवन का द्वार द्रोणी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था, और आंगन में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे। तो ऐसी कुछ विशेषता बताई गई है उस टाइम के मंदिरों की। अब गुप्त काल का ये मंदिर बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये वैष्णव धर्म से, यानी कि विष्णु जी की मूर्ति है इसमें। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो इसका शिखर है वो 12 मीटर ऊंचा है, और संभवतः इस शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। क्योंकि पहले के टाइम में शिखर, जब उस सदी की बात करें तो उसमें शिखर नहीं होता था। मंदिरों का केवल ऐसे कमरा टाइप में होता था, शिखर नहीं होता था। लेकिन इसमें ये पहला ऐसा मंदिर था, ये माना जाता है कि जिसमें शिखर था। ठीक है। इस मंदिर में 4 मंडप है जो चारों दीवारों में है, और गर्भगृह के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियां भी अलंकृत हैं। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि 12 फीट का, ये 12 मीटर का ऊंचा शिखर है, और ये शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। कहाँ पे है? दशावतार मंदिर है झांसी में, देवगढ़ में। ठीक है। एरड़ में बराह और विष्णु के मंदिर हैं। ये भी गुप्त काल के टाइम के हैं। तो गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहार, चैत्य स्तूपों का भी निर्माण हुआ। अब गुप्त काल के टाइम में सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था। तो सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण हुआ है, और ये ईंटों से बना हुआ था। इसका आधार, ऐसे जो स्तूप होते हैं वो जनरली वर्गाकार होते हैं। ठीक है। स्क्वायर शेप में होते हैं, लेकिन ये गोलाकार है। इसकी ऊंचाई 128 फुट है, और इसमें चबूतरा नहीं है। अन्य स्तूपों में चबूतरा होता है, जबकि इसमें नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धामेक जो स्तूप है वो कहाँ पे है? सारनाथ में। ठीक है। स्तूप की दीवारों पे बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बनाए गए हैं। और ये, अब गुहा मंदिर की बात करते हैं। जो गुहाओं वाले मंदिर हैं उनमें एक उदयगिरी का गुहा मंदिर है। उदयगिरी का गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। इनके भीतर गर्भगृह है, और वहाँ पे जो वराह अवतार है भगवान का, उसकी मूर्तियाँ अलंकृत है। उसके अलावा अजंता की गुफा, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में पड़ती है, अजंता महाराष्ट्र में पड़ती है। सीतन वासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ हैं या वो दीवारों पे अलंकृत हैं। अब मूर्ति कला की बात करते हैं। तो मूर्ति कला में 4वीं से 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उसी बीच के टाइम में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण हुआ। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, कुशाल वंश में, कुशालकालीन, जो कि मथुरा शैली जब चलती थी, वो मथुरा उनका मुख्य केंद्र है। तो वहाँ पे शरीर के सौंदर्य पे ध्यान दिया जाता था, जबकि गुप्त काल में वस्त्रों की सज्जा पे ध्यान दिया जाने लगा। और फिर क्या हो गया? देवी देवताओं का मानव रूप दिया जाने लगा। ऐसे करके गंधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। इस काल में मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। बुद्ध के साथ साथ विष्णु की मूर्तियाँ भी दिखती हैं। जो विष्णु की मूर्ति यहाँ इस काल में मिली है वो देवगढ़ में दशावतार मंदिर की मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति है, ये शेषनाग की सैया पे लेटी हुई है। ठीक है। और इनके पास में शिव और इंद्र की मूर्तियाँ भी हैं, और कार्तिकेय मयूर पर आसीन, जबकि नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्म विराजमान है। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत गेंद के समान उठाए हुए श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। ये कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में जो बुद्ध के घुंघराले बाल वाली मूर्ति है, इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति, और सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है तांबे की मूर्ति, और मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति। ये कुछ फेमस मूर्तियाँ हैं। चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला में अजंता की गुफाओं में जो मिले हैं वो प्रमुख हैं। इनमें 3 चित्र की प्रधानता है। पहले में जो छत या कोने को सजाने वाले हैं, जैसे पर्वत, वृक्ष, ये सब डिज़ाइन मिले हुए हैं। दूसरे में बोधि और बोधिसत्व के चित्र हैं, और तीसरे में जातक कथाओं से वर्णित चित्र हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे एक दिखाया भी गया है कि एकदम मरणासन्न राजकुमारी हैं, जनता की गुफा में एकदम मरने वाली हैं, ऐसा चित्र दिखाया गया है। यशोधरा और राहुल का मिलन दिखाया गया है, और अंधे माता पिता, ऐसे करके चित्र दिखाए गए हैं। अब अजंता की जो गुफाएं में चित्र हैं वो धार्मिक हैं, जबकि बाघ की गुफा जो है, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, उसमें सांसारिक चित्र, मतलब नृत्य, गाने, डांस वगैरह, इनको अधिक दिखाया गया है। फूल पत्ती वगैरह अधिक दिखाया गया है।
यहाँ पे जो समुद्रगुप्त के सिक्के की बात कर रहे हैं, समुद्र के सिक्के पे वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप दिखाया गया है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याघ्र पराक्रमांक के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इनके सिक्कों पे वीणा वादक के रूप में इन्हें दिखाया गया है। ठीक है, अब हम विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त कुछ ऐसे गणितज्ञ और ज्योतिष विज्ञान विद्वान रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यभट्ट, क्योंकि बिहार से थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहली बात तो गुप्त काल के टाइम पे थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। इनके ग्रंथ में बताया था, इनके ग्रंथ का नाम क्या था, आर्यभट्टियम, और साथ में आर्यभट्टियम तो इस बुक में लिखा हुआ है, सूर्य सिद्धांत भी है। ठीक है, सूर्य सिद्धांतम ऐसे करके। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था आर्यभट्ट ने। और शून्य का आविष्कार इंडिया में हुआ है, लेकिन ये चीज़ का मतलब एकदम हर जगह पे ये चीज़ नहीं लिखा हुआ मिलता है कि आर्यभट्ट ने किया है, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ है। तो आप अगर ऑप्शन आता है तो आप टिक कर सकते हो। इसकी इन्होंने मतलब सूर्य अपनी धुरी पे घूमती है, इसकी छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो ग्रहण लगता है, ये सारी बातें इन्होंने बताई थी अपने रचना में। कौन सी रचना, आर्यभट्टियम में। इनकी कर्म भूमि बिहार में पटना के नज़दीक तरेगना मसौड़ी नामक स्थान पे है। तो कहाँ पे है, बिहार के पटना के नज़दीक तरेगवा सॉरी क्या नाम है इसका, तारेगना मसौड़ी नामक स्थान। तो आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी। नागार्जुन के बारे में हम बात कर चुके हैं, कनिष्क के शासनकाल में थे। इनको भारत का आइंस्टाइन भी बोला जाता था। मिलिंद पानों वाली बात जो बताई थी वो थी। अब धातु संबंधी ज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वो मिला था ना, मेहरौली का लौह स्तंभ मिला था। मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में मिला था ना, वो कुतुब मीनार परिसर में ही है। तो यहीं पे ही चंद्र की बात की गई थी। तो चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाया जाता है, जो गुप्त वंश के शासक था उससे लगाया जाता है। यहाँ पे बिहार की फिर अगेन बात हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की जो प्रतिमा है, वो धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है और इसका लगभग 1 टन है, या जो वजन है 1 टन है। और एक और बात, ये जो कुतुब मीनार है, ये देखिए जंग नहीं लगता है। तो उसमें ऐसी टेक्निक उस टाइम में विकसित की गई थी कि उनमें जंग नहीं लगता है। और मोहरे और सिक्कों की बात की गई है, तो वो तो हम कर ही चुके हैं कि अच्छी सुंदर तकनीक से सिक्के वगैरह बनाए जाते थे। सो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, कालिदास द्वारा रचित है। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे गर्भगृह बोलते हैं। गोपुरम द्वार को बोलते हैं। और दक्षिणा पद वो होता है इसके चक्कर लगाए जाते हैं, वो गर्भगृह के बाहर वाला स्थान। दक्षिणा दशावतार मंदिर किस देवता की प्रतिमा है, तो यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है, वो सैया पे लेटे हुए हैं। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना की गई है, तो इनमें से हाँ ओके, ऋग्वेद की रचना की गई। ऑब्वियसली ऋग्वेद पुराना है, तो बाद में ये बाद की सदी में 4 से 7वीं सदी के बीच में ये सारी इनकी रचना की गई। इनमें से तमिल साहित्य है, तो तमिल साहित्य सिलप्पाधिकारम है। ठीक है, इसकी रचना इलंगो ने की है। अब ये लास्ट चैप्टर है, इसमें 2 इतिहासकार जो कि बिहार के हैं, केपी जायसवाल और एएस अल्तेकर। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में वैसे तो इनकी पूरी जीवनी बताई गई है कैसे रहा है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, निवासी थे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनकी कर्म भूमि पटना रही थी। ठीक है, ये इनके बारे में वही स्टार्टिंग में बताया गया कि वही लोकल जगह से उन्होंने पढ़ाई की। फिर 25 वर्ष की उम्र में ये इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे पढ़ाई करके फिर वापस आते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एमए डिग्री पास करते हैं, अगले साल बैरिस्ट्री भी पास करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब लंदन में ही उनका संपर्क ये कुछ लाला हरदयाल और सावरकर से हुआ। 1910 में स्वदेश लौटकर कलकत्ता में इन्होंने वकालत शुरू की और फिर वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगे। 1919 में पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व संस्कृति विभाग का रीडर बनने का आग्रह किया। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। फिर इनके बारे में ये क्या थे, ये पुरालिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे। अपनी जेब में एक अनपढ़ा प्राचीन सिक्का रखते थे। उसके अलावा ये संस्थापक रहे हैं बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक रहे हैं, और उनके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उसके भी संपादक रहे हैं, आजीवन संपादक रहे हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों से हुई है। और उस जो बिहार इतिहास परिषद है, इनकी स्थापना भी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इन्होंने ही
की थी। ठीक है, तो ये जो स्थापना जिनकी की गई है, एक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, एक पटना संग्रहालय में इनका योगदान रहा, बिहार इतिहास परिषद, इसके अध्यक्ष तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, इस तरीके से। और फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जायसवाल जी की पुस्तक का क्या नाम था। तो हिंदू पॉलिटी 1924 में इन्होंने प्रकाशित की थी। और उसके अलावा सेकंड जो पुस्तक है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो कि जिसमें कुषाण वंश के अंत और गुप्त साम्राज्य के बारे में प्रकाश डाला गया है। और थर्ड जो पुस्तक है वो है 1934 में। तो पहली 1924 में रही है, दूसरी 1930 में रही है, तीसरी 1934 में रही है। एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें नेपाल के इतिहास पे बात कही गई है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है कि खारवेल का जो अभिलेख है उससे संबंधित एक विवाद को सुलझाया था। उसके अलावा जो तिथि संबंधित कई सारे काम, जैसे अशोक के अभिलेख या राज्य रोपण की तिथि हो गई, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हो गई, भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेख हो गए, या अयोध्या का शुंग अभिलेख हो गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हो गया, इन अभिलेखों की तिथि क्रम में भी इनका योगदान रहा है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दिया। वैसे थ्योरी एकदम ये बताया गया किन किन से दोस्ती रही, किन से नहीं रही, तो वो सब जानने से क्या ही मतलब है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली। अब हम नेक्स्ट जो जानते हैं आल्टेयर के बारे में। तो अनंत सदाशिव आल्टेयर कहाँ के थे? ये महान पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में योगदान दिया था। तो मतलब ये जो पटना विश्वविद्यालय में जो पुरातत्व विभाग था उसको खुलने में इन्होंने संस्थापक के रूप में योगदान दिया था। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी रहे थे। बिहार के राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, बिहार थ्रू द एजेस, उसमें भी इनका योगदान था। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, वरना ये बिहार का पूरा इतिहास लिखने जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा मतलब इनका पूरा काल जो रहा है, पूर्वकालिक निदेशक बने रहे KP जायसवाल के शोध संस्थान की। उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के भी अध्यक्ष रहे थे, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के अध्यक्ष रहे थे, और कई सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। अब जब इनकी मृत्यु के बाद न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने एक भवन का नाम आल्टेयर भवन ही रख दिया है। उसके अलावा योगेंद्र मिश्रा ने अपनी शोध ग्रंथ को एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली इन्हीं को समर्पित किया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इन्होंने कुछ अपने अथक प्रयास से उन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित किए थे, जिनमें से इनकी एक पुस्तक रही है, उस पुस्तक का नाम याद कर लेते हैं। बिहार राज्यसभा परिषद ने उन्हें उनकी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति किसकी पुस्तक है? तो ये इन्हीं की आल्टेयर जी की पुस्तक है। तो इनके लिए इनको पुरस्कार मिला था। 1954 में अमेरिका में अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। और इसके अलावा भी ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनता, रूढ़िवादी नहीं थे, तो यहाँ से ऐसे क्या ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं सोचा कि ये चैप्टर कवर कर देती हूँ ताकि ये भी ना छूटे। और बस जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको मैंने कवर कर दिया। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और ये वीडियो 3 पार्ट में आ पाई है, तो तीनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है बिहार SCRT समरी की, और फॉलो करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।